हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एसी कैसे काम करता है। समझाऊंगा मैं आपको कैसे काम करता है डायग्राम के द्वारा। ठीक है जी। तो बताता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग करता हूँ ये कंप्रेसर से। एक कंप्रेसर लगा होता है एसी के आउटडोर के अंदर। ठीक है दोस्तों, एसी के आउटडोर के अंदर ये कंप्रेसर लगा होता है, इसी टाइप का होता है। तो इसमें से जब रेफ्रिजरेंट मतलब गैस जब रेफ्रिजरेंट निकलता है मतलब पास होता है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। तो उसका टेम्परेचर अराउंड 75 टू 90 डिग्री हो जाता है। जो कंप्रेसर में से कंप्रेसर मतलब गैस को पास तो करता ही है। कंप्रेसर जो होता है गैस को कंप्रेस करता है, मतलब प्रेस करता है, कंप्रेस करता है। तो उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है अराउंड 75 टू 90। ठीक है जी। उसके बाद उसको हम कंडेंस करना होता है। कंप्रेसर में से जब रेफ्रिजरेंट बाहर आता है तो उसको कंडेंस करना होता है। तो उसके लिए कंडेंसर कॉइल्स होती हैं इस टाइप की। पाइप पाइप होता है इसमें कॉपर का। तो उसमें फिंक्स होती हैं, ऐसी इस टाइप की फिंक्स होती हैं। ठीक है। उस फिंक्स जो होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक फ़ैन लगा होता है आउटडोर के अंदर। आपने देखा होगा कि एक फ़ैन लगा होता है जिसमें से गर्म हवा आती है, आउटडोर में से आती है ओनली। तो वो क्या होता है, ये फिंक्स जब हीटअप हो जाती हैं तो फ़ैन जो होता है उसको हीट को बाहर निकालता है उसकी। तो कंडेंसर जो होता है तो इसकी जो गैस होती है थोड़ी वार्म हो जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दिया गया है। यहाँ पर इस फिल्टर में क्या होता है, गैस में कुछ भी कचरा होगा तो यहाँ से आगे पास नहीं होने देगा, यहाँ से पास आगे नहीं होने देगा। फ्रिज का भी यही काम है। फ्रिज में यहाँ ड्रायर लगाया होता है क्योंकि इसकी कैपिलरी जो होती है बहुत ही पतला सुराख होता है। इस जो पिन की नॉब है फैन की, इससे भी पतला सुराख होता है, बट एसी में इतना इससे मोटा होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से जब कम रेफ्रिजरेंट पास होगा तो फिल्टर में आके फिल्टर होगा। उसके बाद कैपिलरी के द्वारा इसे बाहर निकाला जाएगा यहाँ से। ठीक है। कैपिलरी में से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो लो कर दिया जाता है, लो हो जाता है। लो होने के बाद इसका यहाँ पर जब प्रेशर लो होता है तो उसका टेम्परेचर भी लो हो जाता है। तो कैपिलरी में से जब रेफ्रिजरेंट पास होता है तो उसका टेम्परेचर अराउंड 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो एक कॉपर ट्यूब के ज़रिए उसको कंडेंस किया जाता है, सॉरी कॉपर ट्यूब के ज़रिए से वेपोरेटर में भेजा जाता है। इसे वेपोरेटर कहते हैं, जो इंडोर के अंदर लगा होता है। जो इंडोर के अंदर होता है उसे वेपोरेटर कहा जाता है। और वेपोरेटर में भी इसी तरह की फिंक्स होती हैं। उसकी बनावट थोड़ी अलग होती है बट इसी तरह की फिंक्स होती हैं। पाइप कॉपर पाइप ऐसे ही घुमाया होता है और फिंक्स होती है। फिंक्स क्या होती हैं कि जो रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ये सारी फिंक्स को ठंडा कर देता है। तो वहाँ पे भी एक पंखा या ब्लोअर लगा होता है और ब्लोअर क्या करता है कि जो एयर होती है उसे ठंडा कर देता है। ब्लोअर हवा को खींचता है रूम की और जब उसमें से वेपोरेटर में से पास होती है तो उसे ठंडा कर देता है एयर को। तो ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है एयर का, ऐसे घूमती रहती है एयर। आपने देखा होगा इंडोर के ऊपर से फिल्टर लगा होता है, वहाँ से सक करके नीचे से वो निकालता रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि वेपोरेटर में से दोबारा गैस कंप्रेसर में आ जाती है। कंप्रेसर में जो एक्यूमुलेटर लगा होता है यहाँ पर, ये जो होता है एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर इसका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा रूम का तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा। और जब कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लोअर बाई चांस ख़राब हो गया
तो क्या होगा कि टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा नहीं, तो रेफ्रिजरेंट के ऊपर बर्फ़ देखी होगी आपने, आइस आ जाती है पाइप के ऊपर, आ जाती है ना। तो उस आइस को डायरेक्ट कंप्रेसर में नहीं जाने देता है। एक्यूमुलेटर जो होता है वो डायरेक्ट कंप्रेसर को, इतना चिल्ड जो गैस होती है वो कंप्रेसर में नहीं जाने देता। उसमें क्या करता है, यहाँ पे गैस आती है नीचे और नीचे इकट्ठी हो जाती है वो, तो वो वेपर में जब बनती है, वेपर जब बनेगी उसके बाद यहाँ से पाइप लगे होते हैं। आप कभी एक्यूमुलेटर को काट के देखना, तो उसमें इसी तरह के पाइप लगे होते हैं। तो ऊपर से फिर वो गैस कंप्रेसर के अंदर जाती है, ताकि कंप्रेसर के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब ना हो। इस तरह इसका सर्कल काम करता है। यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है 75 से 90 डिग्री। कैपिलरी में से निकलने के बाद 4 से 4.4 डिग्री, ठीक है, ज़्यादा भी हो जाता है। टेम्परेचर काम करता है आपके रूम के टेम्परेचर के ऊपर और बाहर के टेम्परेचर के ऊपर ही इसका टेम्परेचर काम करता है। गर्मियों में तो बढ़ जाता है इसका टेम्परेचर, ज़्यादा हो जाता है, 75 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्सिमम 75 से 90 डिग्री होता है। बट अगर इसका फ़ैन काम करना बंद कर दे तो ये सर्कुलेशन करेगा, बट कंप्रेसर में एक ट्रिपर लगा होता है यहाँ पे, जो कंप्रेसर को सड़ने से बचाता है। यहाँ से इसे ट्रिप करवा देता है, कंप्रेसर को बंद हो जाता है, कंप्रेसर कट मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एसी है वो हमेशा रूम के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा रूम सपोज करो 10 बाई 10 का है, 10 गुना 10 का, तो स्क्वायर फुट हो जाता है इसका 10 गुना 10 100 फुट। ठीक है, वैसे तो 100 फुट में 1 टन का एसी काम कर जाएगा। ठीक है, 1 टन। बट अगर लेंटर है आपका ज़्यादा गर्म होता है तो ओवरहीट होता है आपका लेंटर, डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो उस टाइम आपका 1 टन का एसी काम नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में आप 1.5 टन का एसी लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 12 बाई 12 का रूम है तो 140 हो गया, तो आप 1.5 टन का एसी और अगर इससे बड़ा है रूम, मतलब 200 स्क्वायर फुट है, तो आप 2 टन का एसी ले सकते हो। बट अगर आपके रूम के ऊपर रूम बना हुआ है और वो 200 स्क्वायर फुट का है, तो आप उसमें 1.5 टन का एसी भी लगाओगे तो भी वो काम कर जाएगा। बट वैसे एसी जो होता है वो अकॉर्डिंग स्क्वायर फुट के होता है। आप स्क्वायर फुट के हिसाब से ही एसी परचेज़ करें। जितना बड़ा आपका रूम है, जैसे 10 बाई 10 का है, लेंटर हीट नहीं होता है, लेंटर के ऊपर रूम बना हुआ है या आपके सीलिंग हुई है डाउन सीलिंग, फिर आप 1 टन का ले सकते हैं। वरना 1.5 टन का ही आपको प्रेफर करूँगा मैं, 1.5 टन का ही आप एसी लें। और अगर 12 बाई 12 है तो आप 1 टन में जा ही नहीं सकते, कूलिंग होगी ही नहीं, तो आप 1.5 टन का लें। अगर 200 स्क्वायर फुट है तो 2 टन का लें। ठीक है सर, कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।